नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए बीजेपी ने बनाई रणनीति। शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे ने की अमित शाह से मुलाकात। एनडीए के सहयोगी दलों से आज मिलेंगे नरेंद्र मोदी। विपक्ष ने मांगा सुषमा राजे और शिवराज का इस्तीफा। कांग्रेस ने कहा बेहतर सत्र की जिम्मेदारी सरकार पर। भूमि बिल का विरोध करेगी बीजेडी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में श्रम सुधारों पर नहीं बनी सहमति। 2 सितंबर को हड़ताल पर अड़े ट्रेड यूनियन। दिल्ली में आज 46वां भारतीय श्रम सम्मेलन। गोवा के 2 पूर्व मंत्रियों पर अमेरिकी कंपनी से घूस लेने का आरोप। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी की सीबीआई जांच की मांग। और ग्रीस में आज 3 हफ्ते बाद खुलेंगे बैंक। जर्मनी ने दिए नरमी के संकेत। एंजेला मर्केल ने कहा कर्ज में और रियायत पर हो सकता है विचार। बीजेपी ने संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के आरोपों पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। कल रात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात में सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री आज एनडीए के घटक दलों से भी मिलने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू भी आज लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रविवार को बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बैठक में तय हुआ कि पार्टी विपक्ष के आरोपों का जमकर मुकाबला करेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राजनीतिक लाभ के लिए सत्र में अवरोध पैदा किया जाए। हम हर मुद्दे पर चर्चा करने और सभी दलों से बातचीत के पक्ष में हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। माना जा रहा है कि इसमें उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें लेकर विपक्ष खासा आक्रामक है। नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय कार्यकारी बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री आज एनडीए के नेताओं से भी मिलने वाले हैं। सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री पहली बार एनडीए के नेताओं से एक साथ मुलाकात करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री पहले ही अपनी चिंता जता चुके हैं। अब हम यहाँ मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में मॉनसून सत्र के एजेंडे को लेकर चर्चा होगी। कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अच्छे हैं, लेकिन विपक्ष को प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। विरोध करने का तरीका आना चाहिए और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू भी आज लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं से मिलने वाले हैं। पीटीआई के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र में 11 नए बिल पेश करना चाहती है। इसके अलावा राज्यसभा में लंबित 9 और लोकसभा में लंबित 4 बिल भी सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है। दूसरे दल भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो ललित मोदी विवाद और व्यापम मामले में सरकार के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कल कहा कि आरोपों से घिरे मंत्रियों के इस्तीफे तक कांग्रेस अपना विरोध जारी रखेगी। ललित गेट का सवाल है। हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम कुल मिला के उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई साथी हो, उसमें मुख्यमंत्री हो, उसमें एमपी हो, कोई उसमें एमएलए हो, हम उन सब की बात करते हैं।
यहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ और विशेष व्यक्ति को छोड़ दें और अलग करने की कोई बात नहीं। कांग्रेस का कहना है कि सत्र को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी आरोपी मंत्रियों पर कार्रवाई करती है तो सत्र में बहुत सारे विधायी काम निपटाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा, बिल पास करने और आसान होंगे। बीजू जनता दल ने भी मॉनसून सत्र में व्यापम और पॉस्को का मामला उठाने की घोषणा की है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कल भुवनेश्वर में बैठक हुई। इसमें मॉनसून सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार की गई। एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री को विवादित मुद्दों पर जवाब देना होगा। ये जो भ्रष्टाचार खुल के आया है, चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो, उनसे जुड़े सभी लोगों के इस्तीफे होने चाहिए और प्रधानमंत्री जी को खुद सदन में जवाब देना चाहिए कि आखिर सत्यता क्या है। जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बिल्कुल एक तरह से कॉर्नर हो गई है और ये सेशन उनके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं और सारे इश्यूज ज़्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और जो भ्रष्टाचार को जिन्होंने 2014 में मुद्दा बनाया था, आज खुद भ्रष्टाचार से वो घिरे हुए हैं। संसद का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में विपक्ष ने ललित मोदी और व्यापम विवाद के अलावा भी कई मुद्दों को उठाने का ऐलान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में 46वां भारतीय श्रम सम्मेलन होना है। श्रम सुधारों को लेकर कई अहम फैसलों पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मजदूर संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में मजदूर संगठनों से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चाय पर चर्चा की। हालांकि संगठनों से श्रम सुधार के किसी भी मुद्दे पर आश्वासन हासिल नहीं हो सका। मजदूर संगठनों ने न्यूनतम मजदूरी और ठेका प्रथा जैसे कदमों का विरोध किया। श्रमिक संगठनों ने कहा है कि 2 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल को लेकर वो पूरी तरह से अडिग है। Therefore, our stand for strike on 2nd September stands. हालांकि सरकार ने विवादित मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। अभी कोई डिवीजन नहीं है, यूनियंस में कोई डिवीजन है। अभी 2 सितंबर बहुत दूर है। उसके पहले अभी सरकार ने आज जो भरोसा दिया है कि हम बात करेंगे, अभी कंटिन्यू रखेंगे, तो कुछ परिणाम आएगा तो होगा। मजदूर संगठनों से प्रधानमंत्री की मुलाकात को आपसी मतभेद दूर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मजदूर संगठनों का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले अंतर मंत्रालय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार संसद के मॉनसून सत्र में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बदलाव से संबंधित अध्यादेश की जगह विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके जरिए चेक बाउंस के मामलों में मुकदमा वहीं होगा जहां चेक्स को क्लियरेंस या पेमेंट के लिए पेश किया जाएगा। सरकार इसे आम लोगों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल कंपनियां आम लोगों को परेशान करने के लिए भी कर सकती हैं। चेक बाउंस के लाखों मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं। सरकार संसद के मानसून सत्र में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अध्यादेश की जगह जो विधेयक लाने वाली है, उसके बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस होने के 3 मुकदमों पर एक ही जगह अदालत में लाकर जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा चेक बाउंस के मुकदमे उसी जगह दर्ज किए जाएंगे जहां से चेक जारी किया गया हो। जानकार मानते हैं कि पुरानी कानून में बदलाव जरूरी था। इससे चेक बाउंस के शिकार लोगों के लिए मुकदमा लड़ना आसान होगा। जो एट पार चेक्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है या चेक जो ऑनलाइन पेमेंट है, उसको लेके जुरिस्डिक्शन का बहुत प्रॉब्लम पड़ गई थी। जैसे कोई बाहर के आदमी ने मुझे दिल्ली में पेमेंट किया है तो अब मैं वहाँ केरल में जाके केस नहीं डालूंगा। तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही टाइमली और बहुत अच्छे से सरकार ने स्टेप लिया है और इसकी पहले से ज़रूरत थी। हालांकि विधेयक का एक पहलू ये भी है कि इस तरह के कानून का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां या सूदखोर लोगों को परेशान करने के लिए कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि आम ग्राहकों को चेक बाउंस के मामले में परेशान करने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। बैंक के, कमर्शियल चेक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के, तो वो अलग से पैसा देंगी
कोर्ट्स में, ताकि उनकी जो मैटर्स है उनको फास्ट ट्रैक अलग कोर्ट में संभाला जा सके, और उसमें अगर कुछ खामी होती है, जैसे गलत केस डाला जाता है, तो उसमें आप फाइन इम्पोज कर सकते हैं, डैमेजेस दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन दे सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि चेक बाउंस के मामले में मुकदमा वहां होना चाहिए जहां चेक जारी करने की ब्रांच हो। इसी रूलिंग को पलटने के लिए लोकसभा में इस साल मई में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 पारित किया गया था। राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका। बाद में सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से व्यापम मामले पर देर रात मुलाकात की। सत्र की शुरुआत के ठीक पहले शाह और शिवराज की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री चौहान इस्तीफा नहीं देंगे तो संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर चौहान ने व्यापम मामले में अपनी सफाई दी। अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की इस मीटिंग में विपक्ष का सामना करने पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी नेता रामलाल और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। इस बीच कांग्रेस ने डीमेट को खत्म कर प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को भी पीएमटी के द्वारा ही भरे जाने की मांग की। मैंने अनुरोध किया है सरकार से, एक तो डीमेट समाप्त कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो भी भर्ती है, मैनेजमेंट की सीटें भी पीएमटी के तहत भरो, पर पीएमटी से मैनेजमेंट के लिए रास्ता निकाल दो कि उसमें से सिलेक्ट लड़कों में से वो अपनी मर्जी से ले ले। व्यापम घोटाले में अब तक भूमिगत रहे भिंड जिले के एक बाबू विनोद पांडे के सामने आने से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पांडे का दावा है कि संविदा शिक्षक फर्जीवाड़े से जुड़ी 300 से ज्यादा फाइलें उसके कब्जे में हैं। पांडे ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जान को खतरा बताया है। जब हमारी दिन में बात हो गई, हम सोमवार को रिकॉर्ड देने के लिए तैयार थी, तो ये रात में क्यों लेने गए? इसका मतलब ये दबंग लोगों से मिल के रात में ले जाके हमको निकलवा के हटाना चाहती है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत ने इसे सुर्खियों में ला दिया। व्यापम भर्ती और दाखिला घोटाले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 12 दिन तक चलने वाले सत्र में सदन की कुल 10 बैठकें होंगी। बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की गई है कि व्यापम घोटाले से जुड़े 48 लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के साथ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू किया जाए, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा के 31 जुलाई तक चलने वाले मॉनसून सत्र में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है, ताकि व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस के सरकार पर किए जाने वाले हमले को विफल किया जा सके। गोवा में एक जल परियोजना को लेकर 2 पूर्व मंत्रियों पर घूस लेने का आरोप लगा है। ये दोनों दिगंबर कामत की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत परसेकर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पर्रिकर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इसमें 2 पूर्व मंत्री शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुलासा किया है कि गोवा और गुवाहाटी में परियोजना के लिए लुइस बर्जर कंपनी ने एक मंत्री समेत कई भारतीय अधिकारियों को घूस दी थी। कंपनी ने मुकदमे से बचने के लिए आरोप स्वीकार कर लिए हैं और 1 अरब रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना स्वीकार किया है। परसेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला होने से गोवा सरकार इसकी जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच कराने का फैसला किया गया है। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आगे देखेंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज हुई ड्रॉ।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मेनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज। मैं हूँ लेख टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। अब देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। देश के उत्तर और मध्य इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में हुए भूस्खलन से 3 लोग मारे गए और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इधर उत्तराखंड से भी भूस्खलन की खबरें हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी बीच शिप्रा और बेतवा नदियों के उफान पर होने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये मंजर महाकाल की नगरी उज्जैन का है। पिछले 15 घंटों में हुई 11 इंच बारिश ने शहर की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। नदियों के किनारे मौजूद मंदिरों के केवल गुंबद ही नजर आ रहे हैं। शिप्रा और बेतवा नदियों के उफान में होने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इंदौर, उज्जैन के अलावा देवास, विदिशा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड सहित 20 जिलों में तेज बारिश हो रही है। विदिशा में बेतवा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। सोनकच्छ में काली सिंध भी उफान पर है। धार में अब तक 4 इंच तो बदनावर में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की जमीन धंस गई और भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मलबा गिरने के बाद एक्सप्रेसवे बंद हो गया। रेल मंत्रालय ने मुंबई और पुणे के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मैंने आदेश दिए हैं कि उनको तत्काल मदद होनी चाहिए, तो तत्काल 4 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है उनको मिलेंगे और जो इंजर्ड है उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, उनको भी सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। लगातार बारिश से उत्तराखंड का भी हाल बुरा हो गया है। बारिश और जहां तहां लैंडस्लाइड के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरकाशी में वरुणावत पहाड़ से रह रहकर पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण इसके निचले हिस्से में बसी लगभग 10,000 की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने वरुणावत पर्वत से गंगोत्री जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भी बारिश होगी। साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के विष्णु गार्डन में इमारत ढहने के मामले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इन पर काम में कोताही बरतने का आरोप है। 4 मंजिला ये इमारत शनिवार देर रात गिरी थी। इसमें 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नगर निगम का कहना है कि सीवर लाइन में सीलन की वजह से ये इमारत गिरी, जबकि दिल्ली सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने भी लापरवाही से मौत का मामला मानकर इस पर जांच शुरू कर दी है। उधर दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नियंत्रण वाला दक्षिण दिल्ली नगर निगम सुरक्षा मानकों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने की, और एमसीडी को रोकना चाहिए था। हमने जांच के आदेश दिए, जांच में जो पता लगे, जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बारिश के कारण, जिस कारण से भी एमसीडी के लोग, एमसीडी की कमेटी, हमने अपने मेयर को कहा है, हमने अपने कमिश्नर को उनको कहा है कि उसके बारे में वो जांच करें कि घटना किस कारण से हुई है। अब घटना किसी ने कोई जानबूझ करके करा दी क्या, या सवाल यह है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक लड़की की हत्या के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन तेज कर दिया है। पार्टी समर्थकों ने कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में पुलिस को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में देने की मांग दोहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़की की जिस तरह से हत्या की गई वो शर्मनाक है। इस मसले पर आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आयोग बनाने का सुझाव दिया ताकि पुलिस सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जा सकें।
पॉलिटिकल साइज करना और एक दूसरे को ब्लेम करना, इससे हल नहीं निकलने वाला है। हल तब निकलेगा कि जैसे मैं सबको यही कह रही हूँ और मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि कमीशन बैठाना चाहिए कि पुलिस की ट्रेनिंग में क्या तब्दीली लानी चाहिए, पुलिस किस तरह से ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करे। खाद्य नियामक FSSAI आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क की गुणवत्ता के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। इसके अलावा दूध के लिए मौजूदा नियमों को भी कड़ा किया जाएगा। दरअसल पिछले महीने FSSAI के सुझाव पर चीन से आने वाले दूध और दूध उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनमें मेलामाइन पाया गया था। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक और उर्वरक उद्योग में होता है। फिलहाल FSSAI ने दूध, पनीर, घी और मक्खन जैसे उत्पादों के लिए नियम बनाए हुए हैं। इनमें आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क को भी शामिल किया जाएगा। खाद्य नियामक ने खाने पीने की चीज़ों में नमक, चीनी और फैट को रेगुलेट करने के लिए 11 सदस्यों की एक समिति भी बनाई है। पिछले महीने FSSAI ने नेस्ले के इंस्टेंट नूडल पर भी पाबंदी लगा दी थी। इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी को अपनी सिफारिशें देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जिसे BCCI कार्यकारिणी के साथ साझा किया जाएगा। कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान आज होगा। मुश्किलों का सामना कर रही इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद की रविवार को मुंबई में बैठक हुई। इसमें सदस्यों ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को IPL से 2 साल के लिए निलंबित करने के फैसले पर चर्चा की। राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में IPL T20 के भविष्य पर भी चर्चा हुई। IPL संचालन परिषद ने लोढ़ा समिति के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। Within 6 months, it will be submitting its report. We have decided to implement the LODA committee report in toto, in letter and spirit. Whatever they have recommended, we are going to implement it, and we respect the verdict, and accordingly we are going to act. संचालन परिषद ने लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए 5 सदस्यीय उप समिति के गठन का फैसला किया है। समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। बोर्ड आज समिति के सदस्यों के नामों का ऐलान करेगा। A subgroup is being constituted, which will recommend what all is to be done. IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि इस फैसले से टूर्नामेंट पर कोई खास असर नहीं होगा। उन्होंने टूर्नामेंट को बेहतर और बड़ा होने का भरोसा भी दिलाया। In future, and we can say that everybody is of the opinion that show must go on. The value of league should be enhanced. So IPL 9, I am still saying and reiterating is going to be better than the previous edition. रिटायर्ड जस्टिस RM लोढ़ा ने IPL सट्टेबाजी मामले में 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मय्याप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा को भी सट्टेबाजी और फिक्सिंग का दोषी पाया है। उन पर BCCI से जुड़ने पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त एक ताज़ा खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी जवानों ने बीती रात पुंछ में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। 16 जून से सीज फायर का ये लगातार 7वां मामला है। पुंछ में शनिवार रात भी फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। इससे पहले नौशेरा में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते तक बंद रहने के बाद ग्रीस के बैंक आज से खुल जाएंगे। हालांकि पैसे निकालने पर लगी पाबंदी अभी कुछ दिन और जारी रहेगी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ग्रीस के बैंकों को आपात मदद बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद बैंक को दोबारा खोलने का फैसला हुआ। इस बीच ग्रीस को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले जर्मनी ने भी नरमी के संकेत दिए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद ग्रीस को कर्ज में और राहत देने पर विचार किया जाएगा। दरअसल ग्रीस को विदेशी ऋणदाताओं की शर्तों के अनुसार ही राजकोषीय सुधार के कदम उठाने हैं। ये कदम उन कठोर आर्थिक सुधारों का हिस्सा हैं जिन पर ग्रीस ने कर्जदाताओं के साथ पिछले हफ्ते सहमति जताई थी। अमेरिका और क्यूबा के बीच शीत युद्ध से चली आ रही कड़वाहट आज खत्म हो जाएगी। 54 साल बाद वॉशिंगटन में क्यूबा दूतावास के दरवाजे आज फिर खुल जाएंगे। उधर हवाना में भी अमेरिका का दूतावास
आज से काम करना शुरू कर देगा। हालांकि अमेरिका दूतावास के ऊपर फिलहाल अमेरिकी झंडा नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी जल्द ही क्यूबा की यात्रा करेंगे, जहां वो औपचारिक रूप से अमेरिकी दूतावास खोलने के कार्यक्रम में शरीक होंगे। अगली खबर यमन से, जहां के दूसरे सबसे बड़े शहर अदन में आज हुई गोलीबारी में कम से कम 57 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 12 बच्चे और 6 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 215 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। अदन में महीनों से विद्रोहियों और सरकार समर्थकों के बीच भारी संघर्ष जारी है। यह घटना प्रधानमंत्री खालिद बहाह के शहर को मुक्त कराए जाने के ऐलान के महज 2 दिन बाद हुई है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों की मदद से सरकार समर्थित सेनाओं ने पिछले हफ्ते इस तटीय शहर के ज्यादातर हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया था। जिम्बाब्वे ने हरारे में रविवार को खेले गए एक दूसरे और आखिरी T20 मैच में 10 रनों से जीत हासिल की है। इस तरह से 2 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर रहीं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 7 विकेट पर 145 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने चामू चिभाबा के शानदार 67 रनों के योगदान की बदौलत ये जीत हासिल की, जिसके जवाब में टीम इंडिया 135 रन ही बना सकी। क्रेमर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। जून में आई बाढ़ में 10 एशियाई शेरों की मौत के बाद गिर अभयारण्य से अच्छी खबर आई है। यहां पिछले दिनों 11 नए शावकों का जन्म हुआ है। लुप्त हो रहे जंगल के राजा को बचाने की कोशिशें इसके बाद रंग लाती हुई दिख रही हैं। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गिर राष्ट्रीय अभयारण्य इन दिनों नवजात शावकों से आबाद हो रहा है। पिछले दिनों में यहाँ 11 नए शावकों का जन्म हुआ है। अगले कुछ दिनों में और शावक जन्म लेने वाले हैं। 2 भाई मिलकर करके एक साम्राज्य बनाया। इसमें इस प्राइड में 4 सिंहन ने बच्चे दिए। 2 सिंहन अभी प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेड है कि भविष्य जो है वो बच्चे देंगे, और एक के साथ मैटिंग हुई। टोटल 7 सिंहन हैं, 2 नर हैं। इनका एक नया प्राइड बना है, और इस प्राइड में, एक ही प्राइड में 11 बच्चे दिए हैं। शेरों के नए कुनबे में 2 नर शेर हैं, वहीं 7 शेरनियां हैं, जिनमें से 4 ने इन 11 शावकों को जन्म दिया है। ये कुनबा अभयारण्य के उस क्षेत्र में डेरा डाले हुए है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। लोगों में, खास करके स्थानिक लोगों में, और दूर दूर तक जो प्रकृति प्रेमी हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जो खास करके वाइल्ड लाइफ में बड़े, इनके बहुत उत्साह देखे गए हैं। ये बेसिकली टूरिज्म जोन में है, सो मोस्ट लाइकली एक चांसेस है कि जब पार्क खुलेगी इस विस्तार में 3 महीने 4 महीने के बाद छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देखने को लोगों को मिल सकते हैं। जी, पिछले महीने आई बाढ़ में गिर में 10 शेरों की मौत हो गई थी। उस वक्त 30 शेरों का पता नहीं चल पाया था। अधिकारियों का कहना है कि इन शेरों को भी गिर के जंगलों में देखा गया है। खतरे में पड़े एशियाई शेरों को बचाने के लिए ये अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए बीजेपी ने बनाई रणनीति। शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे ने की अमित शाह से मुलाकात। एनडीए के सहयोगी दलों से आज मिलेंगे नरेंद्र मोदी। विपक्ष ने मांगा सुषमा, राजे और शिवराज का इस्तीफा। कांग्रेस ने कहा बेहतर सत्र की जिम्मेदारी सरकार पर। भूमि बिल का विरोध करेगी बीजेडी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में श्रम सुधारों पर नहीं बनी सहमति। 2 सितंबर को हड़ताल पर अड़े ट्रेड यूनियन। दिल्ली में आज 46वां भारतीय श्रम सम्मेलन। गोवा के 2 पूर्व मंत्रियों पर अमेरिकी कंपनी से घूस लेने का आरोप। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी की सीबीआई जांच की मांग। और ग्रीस में आज 3 हफ्ते बाद खुलेंगे बैंक। जर्मनी ने दिए नरमी के संकेत। एंजेला मर्केल ने कहा कर्ज में और रियायत पर हो सकता है विचार।